अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। मुख्तलिफ जमातों की जानिब से हर बार यह हरबा आजमाया जाता है कि वो बयानात और प्रोपेगेंडे के जरिए मुख्तलिफ इदारों को दबाव में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन PTI वो वाहिद जमात है जो ना सिर्फ बयानात और प्रोपेगेंडे के जरिए अपने खिलाफ केसेस को मुतनाज़ बनाती है, बल्कि वो दौरान समात भी कभी टेक्निकल ग्राउंड पर केस को ताखीर का शिकार बनाती है, तो कभी उनके वकला अदालतों में गैर हाजिर रहकर तारीखों पर तारीखें डलवाते हैं। और यही कुछ साइफर केस में होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साइफर केस का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेनिंग को बढ़ाए हुए हैं। जो इलेक्शन डे करीब आ रहा है, 8 फरवरी है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इंतखाबात के लिए बेगल बच चुका है, तो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से इंतखाबी सरगर्मियों को भी तेज कर दिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जहां पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर जलसे और रैलियां कर रही है, लीगी कायद लाहौर के अंदर अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के लिए पहुंचे, वहीं शहबाज शरीफ राजनपुर में जलसा आम से खिताब के लिए पहुंचे, बिलावल भी अपनी कैंपेनिंग को तेज़ किए हुए हैं और फिर तकिया किए हुए हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के ऊपर भी। आज नवाज शरीफ अनारकली में NA 130 में अपने इंतखाबी हल्के में इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के लिए पहुंचे। इस मौके पर उनका क्या कहना था, सबसे पहले जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। आप भी जानते हैं नवाज शरीफ बेकसूर था, इसको जानबूझकर सजाएं दी और सजा देने वाले एक एक करके वो जज एक एक करके रुखसत हो गए। जो चंद माह के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाला था, वो क्यों चला गया? क्यों गया? दाल में कुछ काला था, पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, और उसी ने कहा था कि नवाज शरीफ के केसेस जल्दी चलाओ। वो इस्तीफा दे रहे हैं और नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। लीगी कायद मियां नवाज शरीफ ने आज उस अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया है जो 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ केसेस बनाए हुए थे। ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुस्ताफ़ी होने वाले, हाल ही में मुस्ताफ़ी होने वाले जज जस्टिस एजाजुल एहसन का हवाला भी नवाज शरीफ ने अपने खिताब में दिया और कहा कि वो इस्तीफ़ा देकर चले गए, लेकिन नवाज शरीफ आज भी यहाँ खड़ा हुआ है। आज से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर तो बात कर ही रही थी। 2013 की हुकूमत में जो कामयाबियां नवाज शरीफ को मिली वो भी गिनवाते रहे, लेकिन आज पर्टिकुलरली आज वो उसी बयानिए पर वापस भी आते हुए दिखाई दे है जो जजेस के खिलाफ बयानियां हैं। यानी 2018 में जिन्होंने नवाज शरीफ को निकाला, आज वो उनके खिलाफ बरसरे पैकार भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि वो नून लीग को हदफ तनकीद बनाए हुए है। लग ही रहा है कि उनका सबसे बड़ा टारगेट, सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाने के साथ साथ पैरेलल वो हिकमत अमली भी बना रहे हैं कि जिसके जरिए से वफाक में हुकूमत ले सकें। उसके लिए आसिफ अली जरदारी आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज अपने पत्ते भी शो करते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन इस वक्त क्या राइवलरी दिखाई दे रही है, जरा दोनों तरफ के बयानात, दोनों तरफ के स्टेटमेंट्स भी आप। ये हराम होगा कि मेरा हुकूमत में कोई सियासी कारकुन, सियासी कैदी रहे। मशवरा देना चाहता हूँ कि जहाँ पर उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर उनको मौका मिले तो सियासी कैदी कोई नहीं होगा, उसके साथ साथ जो जाती जेलें हैं उनके खात्मे का भी वो ऐलान करें। जियाउल हक वाला नून लीग है, ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है। इंशाअल्लाह ताला हम इस शेर का शिकार का बंदोबस्त करते हैं। जमातें आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है, पंजाब में आके नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं। ये नहीं पता कि पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। वो कहते हैं मुझे 34 बार बनाए तो फिर मैं आपको तालीम के इजारा दूंगा, आप मुझे 34 बार बनाए फिर मैं आपको सेहत का इलाज दिलवाऊंगा, फिर मैं अपने नौजवानों को रोजगार दिलवाऊंगा। आए जरे कोई उससे पूछे कि पहली बार क्या कर रहा था, दूसरी बार क्या कर रहा था, तीसरी बार क्या कर रहा था। 3 बार 5-5 साल की हुकूमत दी, टोटल कितने साल बने? 15 साल। इन आधी अधूरी हुकूमतों में कभी 2 साल, 3 साल और 4 साल, इन 7-8 सालों में भी मैं नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे गिनवा सकती हूँ। 1500 चौथी बार लड़ रहा है, वो आज तक आपको अपने मंशूर के बारे में नहीं बता सका कि वो चौथी बार अगर उसको कुर्सी मिले उसने करना क्या है। एक शख्स आकर पंजाब में कह रहे हैं नवाज शरीफ ने अभी तक मंशूर नहीं दिया। नवाज शरीफ ने मंशूर दिया तो उस पर अमल भी किया, सिर्फ कागज पे रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंशूर नहीं दे दिया। अब बज़ाहिर इंतखाबात इन्हीं दो पॉलिटिकल पार्टीज के माबैन दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये भी है कि पंजाब निहायत अहमियत का हामिल है
और पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स दिखाई नहीं देती, ना फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं। लेकिन इसके बावजूद बिलावल साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ चौथी बार वजारत उज़्मा पे जाते हुए कुर्सी पर विराजमान होते हुए दिखाई नहीं देते। आज उन्होंने मीडिया टॉक किया और मीडिया टॉक के अंदर ये दावा किया है कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को कैसे वजारत उज़्मा की दौड़ के लिए प्रेजेंट कर रही है, उसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स यकीनन बड़े अहम हैं। और बिलावल साहब इससे पहले भी अपने वोटर सपोर्टर्स को ये मशवरा दे चुके हैं कि आपने इंडिपेंडेंट्स को वोट दे के ज़ाया करने से बेहतर यह कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करें। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट इसलिए ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट्स जो है उनको वोट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी बज़ाहिर दिखाई ये देता है कि इंडिपेंडेंट्स उस तरह से हुकूमत बनाने की दौड़ में शामिल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त पॉलिटिकली एलियनेट महसूस कर रही है, उन्होंने भी गुज़श्ता रोज़ इंतखाबी रैलियां तो निकाली हैं बानी चेयरमैन पीटीआई की कॉल पर, लेकिन उस तरह से क्राउड पुल नहीं कर पाए जिस तरह का क्राउड पुल करने का वो सोच रहे थे या एक्सपेक्टेड था। शायद इसी को देखते हुए अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ताक में है कि किसी तरह से इंडिपेंडेंट्स की अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करें और इस तरीके से जोड़ तोड़ से एक नई हुकूमत जो है वो वफाक के अंदर बना सके। लेकिन साथ ही तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इंतखाबी मंशूर भी दे दिए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मंशूर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना इंतखाबी मंशूर सामने रख दिया है और वो कुछ आइनी तरामीम की बात कर रहा है। वो पार्लियामान की मुद्दत से मुताल्लिक भी बात कर रहे हैं कि मुद्दत जो है वो 5 साल से कम करके 4 साल होनी चाहिए और जो प्राइम मिनिस्टर है उसको बराह रास्त मुंतखब किया जाना चाहिए। यानी मोर और लेस सदारती बोर्ड ऑफ इलेक्शंस की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती हुई दिखाई देती है। अब एक बार फिर से नए सेटअप से मुताल्लिक बातें होना शुरू हो गई हैं कि जो हुकूमत बनेगी वो सेटअप क्या होगा, उसके खदोखाल क्या होंगे, वज़ीर आज़म होगा तो कितनी मुद्दत के लिए होगा, जो नई बनने वाली हुकूमत है उसमें पार्लियामान की मुद्दत कितनी होगी। दिखाई ये देता है कि अब ज़्यादा इस मौजू पर होना शुरू हो गई है। इस सारे मामले पर बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और मुमताज़ माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आपने बहुत सारे इलेक्शंस देखे लेकिन इस इलेक्शन में बुनियादी तौर पर आपको मुकाबला किसके माबैन दिखाई दे रहा है? मुकाबला तो अभी पता 8 को पता लगेगा, पर मियां नवाज शरीफ साहब को बड़ा जोम है कि उनका मुकाबला ही किसी से नहीं, और वो आके फिर जिस तरह बादशाह होता है पर उनके चेहरे पे कोई इतनी शासियत नजर नहीं आती। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि कुछ वक्त उनका मरूफ पे मरूद का मरियम बीबी पे भी हो गया, जो पहले तो बड़ी वर्व के साथ बड़ी एनर्जी के साथ बात करती थी, अब उनको भी नजर आ रहा है कि क्राउड एक कमरे बहुत छोटे हैं जिनमें उनके थे और दूसरे उनमें क्राउड में इतनी एनर्जी नहीं है जितनी उनको तवक्को होती होगी जरूर। यानी आप ये कह रहे हैं सर कि मियां साहब को एहसास हो रहा है कि चौथी बार प्राइम मिनिस्टर शायद नहीं बन सकेंगे? जी मेरा ख्याल है उनको एहसास हो रहा है, उनको एहसास हो रहा है। वो अब डिक्टेट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो ये है पोजीशन और प्लेइंग फील्ड उनके लिए की जाए, और वो अब तबादलों और तरक्की और तबादलों पे आ गए हैं ये अफसरान की, और ये और फिर वो उनको मतलब है कोई बात वापस आने का मजा नहीं आया, वो उनको चेहरा ही बता रहा है, पूरी किताब है उनका चेहरा। और 2-2.5 मिनट की 3-4 मिनट की तकरीर करके वो मरियम बीबी को दे देते हैं कि आप करें। वो उनका कोई बस यही होता है कि जब आलू 5 रुपए का था और प्याज 7 रुपए का था मेरे वक्त में, और जो घी था वो 3 रुपए था, अब वो मतलब पता नहीं कहाँ से। नहीं चौधरी साहब, आज तो उन्होंने उनको निकालने वाले जजेस के ऊपर भी खासी तनकीद की है, खास तौर पे जो अभी जज इस्तीफा देके गए हैं एजाजुल एहसन साहब, वो कहते हैं कि मॉनिटरिंग जज थे तो देखे कि आप हम तो खड़े हुए लेकिन वो इस्तीफे देके घर जा रहे हैं।
ये तो वैसे सियासतदानों के बारे में होता ही है। यही रहते हैं, रह जाते हैं। और ये जो अफसरान है, ये समझते नहीं कि इन्हीं में वापस किसी सूरत में आ जाना होता है। वो आसिफ जरदारी साहब ने कहा था ना एक दफा कि आपने तो 3 साल रहना है, हम यहाँ रहेंगे, हमने रहना है। तो जो 3 साल के रहने रखने वाले उस वक्त के थे, वो निकलते जा चुके और आसिफ जरदारी मौजूद हैं और मैदान में। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि अशाश बशाश चेहरा अगर किसी का देखना है इस वक्त, तो वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का देखें। तो आप ये कह रहे हैं कि मियां साहब को अगर परेशानी किसी से है तो वो बिलावल साहब से? जी, बिलावल साहब से बहुत बड़ी परेशानी हो गई होगी, क्योंकि उनको ये नजर आता है, पहले ही नजर आ रहा था। मेरा ख्याल है कि ये जो है पंजाब इनके हाथ से जा रहा है। अब इनके हाथ से जा रहा है तो जा रहा वो एक ऐसे साहब के पीछे है जिसका चेहरा आ ही नहीं सकते किसी को। वो ऐसे मकाम पे पहुंचा हुआ बैठा हो, और दूसरा चेहरा जो है वो हंसता और खूब पुरएतमाद चेहरा है। नहीं जोई साहब, वो आपकी बात ठीक है, चेहरा बिल्कुल पुरएतमाद होगा और वो बड़ा टक्कर का जवाब भी दे रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। बिलावल साहब कैंपेनिंग भी पंजाब के अंदर कर रहे हैं, लेकिन ये समझाइए कि पंजाब जो बड़ा की फैक्टर है, पंजाब जो विन करेगा अल्टीमेटली वो विफाक में बैठेगा, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब को कैसे विन कर लेगी सर, जरा ये तो समझाइए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी वाहिद पार्टी है जिसने सबसे पहली पार्टी थी जिसने एक पूरा जामे मंशूर दिया। एक उसका खुलासा 10 पॉइंट्स में है, लेकिन उसके अलावा अब जो मंशूर आ गया वो ज्यादा मुफस्सल है। पहला मंशूर दिया, फिर उसके तकरीरें सब्सटेंटिव की। यही तकरीरें नहीं की कि जी वो उस वक्त कोई बेरोजगार था आप में से, वो तो बेचारे बच्चे थे जब 1999 में या उससे पहले 1993 में जब मियां साहब की हुकूमत थी, तो वो उनको क्या पता कि 30 साल पहले कौन बेरोजगार था कि नहीं था, तो और कितने बेरोजगार थे, कितनी महंगाई थी, उस निस्बत में होती है महंगाई। और नहीं साहब, ये बात ठीक है, मंशूर दे दिया पीपल्स पार्टी ने, बहुत पहले दे दिया, लेकिन मैं तो ऑन ग्राउंड पोजीशन की बात कर रहा हूँ। अभी तो NA 127 से जहाँ से चेयरमैन साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ से सीट निकलती है नहीं निकलती, कैसा मुकाबला होगा ये देखेंगे 8 फरवरी को। लेकिन पूरे पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी नशिस्तें निकाल लेगी कि वफाक में जगह बना ले? देखो, मैं कोई जंतरी तो नहीं मैंने रखी, ये कैलकुलेशन जो आप करते हैं ये सारी स्पेकुलेटिव होती है, और मैं तो कभी उनमें नहीं हिस्सा लेता। नहीं, ये या तो ये हो सकता है ना सर कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के ऊपर यूर आइंग ऑन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के जो इंडिपेंडेंट जीत के आएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर लेंगे। नहीं, वो भी नहीं बात। ये तो वोटर को हम कह रहे हैं ना, वोटर को कह रहे हैं। जो MNA या MPA 20 कैंडिडेट में से एक में होना है, उसको तो अगर कहेंगे तो वो बाद में कहेंगे, उसके कोई एतराज कर सकता है कि अब आपको हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वोटर को जो ओरिजिनल सबसे पहली सतह पे जमहूरियत की जो वोटर है, जो राय आमा है, जो जनता है, उसको तो आप कह सकते हैं ना कि इधर का वोट करो, मुझे वोट करो, और वो उनको दलील से कह सकते हैं, दलील देकर। लेकिन ये तो नवाज शरीफ का वसीला है ज्यादातर। 1988 में भी यही ये चीफ मिनिस्टर बन गए थे पंजाब के, जहाज से उठा के लोगों को ला के। साहब, ये मामला तो खैर दोनों तरफ ही है सर, वो सेनेट का इलेक्शन हो, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, और हम देखते हैं ऑब्वियसली 2 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, सारा कुछ है, लेकिन एक पार्टी को आपने एलियनेट कर दिया है, बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा है। जो PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनका कोई स्कोप नहीं नजर आ रहा आपको? नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ PTI बैक्ड स्कोप नहीं। मैंने आपको कहा पहले, ये 2 चेहरे सामने है जो सरकार स्क्रीन पे है, और एक चेहरा जो बिल्कुल गायब है। अब इसमें अनसर्टेनिटीज क्या है, मैं कभी भी प्रेडिक्शन में करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि 28 सीटें
फलां पार्टी की आ जाएंगी 34 सीटें, फलां की आ जाएंगी, हमारी 80-82 सीटें आ जाएंगी। मैं गिनतियों में नहीं पढ़ने वाला, कभी नहीं पढ़ा। और मैं समझता हूँ कि तो हर गिनती तकरीबन गलत साबित हो जाती है। माँ सिवाय किसी का अगर कुल्ला लग जाए तो लग जाए, वरना ये जो क्यास और दवेड़ ही है, जिसको पंजाबी में दवेड़ कहते हैं या कुल्ला लग जाना कहते हैं, तो मतलब अंधा तीर चलाया हो और वो चीज जाके नहीं, लेकिन बावजूद इसके आप ये समझते हैं कि मुकाबला इन दो पॉलिटिकल पार्टीज में ही है, दो मेन एंटिटीज में है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। स्ट्रेटेजिकली ये बड़ी करेक्ट पोजीशन है लेनी हमारे लिए, और इसको बट आप कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। अच्छा सर, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। हमने पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के माबैन एक लव हेट रिलेशनशिप देखा है। 90s के अंदर एक राइवलरी बहुत ज़्यादा थी, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, डेमोक्रेसी के बाद जो बाहम दस्तो गुरेबा थे वो फिर बाहम शीरो शकर भी हो गए। फिर 2013 में भी हमने देखा, उससे पहले यहाँ पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, विफाक में पीपल्स पार्टी थी, शहबाज साहब यहाँ पर किस तरह के स्टेटमेंट्स देते थे। उसके बाद क्या कुछ हुआ, तो आज फिर हमने देखा कि अभी रिसेंटली 16 माह की हुकूमत में इत्तेहादी भी रहे। तो अभी जो दोनों तरफ से तनकीद के निश्तर बरसाए जा रहे हैं, क्या ये फिर लव एंड हेट रिलेशनशिप है और बाद में फिर बाहम शीरो शकर हो जाएंगे हमेशा की तरह से? नहीं, सब सियासतदानों को बुनियादी तौर पर तो शीरो शक्कर ही होना चाहिए। क्रिकेट की गेम समझना चाहिए। इसको खेलते हुए 5 डे टेस्ट है, कोई 2020 वाला एक नहीं है। 5 साल मिलते हैं। अब प्रपोजल है कि 4 साल पार्लियामेंट को दिए जाए। चलो 4 डे टेस्ट, 5 डे टेस्ट, इसको क्रिकेट की तरह खेलना चाहिए सब सियासतदानों को। इसमें तो कोई शक नहीं है। इसमें मैं तो बहुत अच्छे से शुरू दिन से ही अपनी सियासत के, और मैंने चारों जो यहाँ डिक्टेटर आए हैं, अयूब खान, याया खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ, चारों के मैं एकदम मुखालिफ में रहा हूँ। अयूब खान के दफा तो पहली दफा हम स्टूडेंट थे 1964 में, जब यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस आया था, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस के बाद उस पर अमल दरामद हो गया और ब्यूरोक्रेसी ने इन तालीमी 10 गाँव पे कब्जा कर लिया। फिर उसके दूसरे हमने प्रोटेस्ट की, थाने में भी रखा गया, पहली गिरफ्तारी मेरी उस जमाने। फिर याया खान के वक्त मैंने सिविल सर्विस से इस्तीफा क्या दिया, ज्वाइन ही करने से इनकार कर दिया, जो मैंने कब किया था ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से मिला के। अच्छा, तो बहुत ही, और फिर MRD की मूवमेंट में हिस्सा लिया, और परवेज मुशर्रफ का सभी जानते हैं कि अंजाम कुछ हमारी मूवमेंट, हुकरा की मूवमेंट हुआ की वजह से जो हुआ, और हुकरा की मूवमेंट बिल्कुल दुरुस्त हो रहा है चौधरी साहब। एक्चुअली आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक सर। मुझे सर लास्टली एंड क्विकली बताएगा कि 2018 में अदलिया के किरदार के ऊपर बहुत उंगलियां उठाई जाती है कि उस वक्त की अदलिया ने इस्टेब्लिशमेंट का दस्ते रास्त बनकर काम किया। अभी जो अदलिया है इस वक्त, आप उसको 2018 से मुख्तलिफ पाते हैं? नहीं, ये वही हो गई है, और ये तो खिलाफ तो हुई है, क्योंकि काजी साहब से बहुत उम्मीदें थी लोगों को, और आखिर में काजी साहब ने ये जो वार किया है पॉलिटिकल पार्टी से, कारी जर्ब लगाई है, ये जो इलेक्शन सिंबल के केस में है, ये तो किसी भी जमात को अब एक तरफ आईन जमानत देता है कि किसी जमात को जड़ से उखाड़ा नहीं जा सकता, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, जब तक सुप्रीम कोर्ट के सामने गवर्नमेंट रेफरेंस ना लेके जाए। उसके सिर्फ 2 ग्राउंड है जिन पे वो डिस्क्वालीफाई की जा सकती है, डिसॉल्व। वो बेसिकली एनिमी लिंक्स और इसकी पॉलिसी को करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस तरह इन्होंने सिंबल बांध के और किसी को किसी को कुछ दे के, और वो एक पार्टी की में जिसका तकरीब और इंतशार पैदा कर दिया है, इस तरह तो कोई जमात भी नहीं। ये तो वो फंडामेंटल जो है 17 का वो सारा खत्म हो गया,
और हर वोटर जो डिसएनफ्रेंचाइज हो गया जिसका निशान ले दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तासुर ये है कि 8 फरवरी यानी आम इंतखाबात से पहले एक नहीं बल्कि दो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस का फैसला आ रहा है। ये 2 केसेस कौन से हैं और किस कदर इम्कानात है कि 8 फरवरी से पहले इनका फैसला, उस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। साइफर केस के बाद आज तोशाखाना केस में बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के वकला का हक जरा खत्म कर दिया है, जिसके बाद अब अदालत कल बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 342 का बयान रिकॉर्ड करेगी। और ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई है जब बानी पीटीआई ने अपने वकील तब्दील करने की दरखास्त दायर की। वकील चौधरी जहीर अब्बास ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तरफ से वकालतनामा जमा करा दिया, जिस पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से वकील तब्दीली की मुखालिफत की गई। वकील नायब अमजद परवेज ने कहा कि तोशाखाना केस में 10वां वकील तब्दील किया जा रहा है। केस को इल्तवा में डालने के लिए बार बार वकील तब्दील किए जा रहे हैं और वकलाए सफाई मुसलसल ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 से 6 मरतबा तोशाखाना केस में वकलाए सफाई की जानिब से सिर्फ 5 गवाहान पर जिरा की गई, जिस पर वकील शहबाज खोसा ने कहा कि वालिद का इलेक्शन छोड़कर जिरा के लिए आया था। पीटीआई की जानिब से जिरा का हक खत्म किए जाने को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया गया है। दूसरी जानिब साइफर केस में भी इन दिनों सिर्फ इसलिए वो हेडलाइंस में भी है क्योंकि इस केस की समाअत के दौरान रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई ऐसा कारनामा रिपोर्ट होता है जो इंतहाई मुतनाज़ और गैर अखलाकी महसूस होता है। इस केस में बानी पीटीआई और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की वकला की मुसलसल गैर हाज़िरी, अदालत की जानिब से बारहा मौका देने के बावजूद हाज़िरी यकीनी ना बनाने पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने दोनों मुल्ज़िमान के हक़ के दिफ़ा के लिए स्टेट काउंसिल मुकर्रर कर दिए। यानी वहाँ पर भी वकला से हक़ के दिफ़ा लिया गया, स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किए गए और तोशाखाना केस में भी बानी पीटीआई के वकला का जो हक़ जरा है वो ख़त्म कर दिया गया। इन दोनों केसेस से मुतालिक बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। स्टेट डिफेंस काउंसिल साइफर केस पे भी अपॉइंट किए गए, आज बानी पीटीआई के तोशाखाना केस में वकला का जो हक़ जरा है वो ख़त्म कर दिया गया है। दोनों तरफ मोर और लेस एक जैसी सूरत हाल दिखाई दे रही है। तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि पहले तो साइफर केस से मुतालिक कहा जा रहा था कि ट्रायल इतनी तेज़ी से जारी है कि आने वाले चंद रोज़ के अंदर कोई ना कोई फैसला आ जाएगा, तो क्या दूसरी तरफ तोशाखाना केस में भी ऐसा ही होता हुआ देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बज़ाहिर तो अब बड़ी एक वाज़ेह सी पिक्चर नजर आ रही है कि तोशाखाना केस का फैसला कल या परसों आ सकता है। मतलब अब तो सूरत हाल जो है वो बहुत ही गैर मामूली जो है वो इस एंड पे पहुंच चुकी है। अगर किसी सुपीरियर कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसके हवाले से कोई स्टे ऑर्डर जारी ना हुआ तो इस केस का फैसला भी आ सकता है, क्योंकि जो हक़ जिरा है 16 गवाह हुए थे नैब के, उन पर हक़ जिरा जो खत्म किया गया है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के जो वकला जो है वो जिरा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जिरा में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एक एक या दो गवाह जो है वो एक दिन में होते हैं, तो इस तरह काफी दिन लग जाते हैं, काफी समातें होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक दरमियान में गैप जो था वो अदालत ने खत्म कर दिया है और ये कहा है कि इस केस में जो नए जो वकील आए थे उन्होंने कहा जी हम जो है वो मैं आर्गू करूंगा और मैं वकालतनामा जमा कराया है, और अदालत ने कहा जरा करनी है और जो सीनियर वकील है वो मौजूद है तो उनकी मौजूदगी में वो जरा करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं मैं ही जरा करूंगा, और अमजद परवेज जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कहा जी नहीं इस तरह नहीं है कि ये जरा नहीं कर सकते, इनका जो ये 10 वकालतनामे पहले ही मौजूद है। फिर अदालत ने इस पर फैसला पहले तो महफूज किया, फिर फैसला सुनाया और ये कहा कि इनका हक़ जरा जो है वो खत्म किया जा रहा है। और अच्छा साकिब बशीर साहब, एक बात समझाइएगा कि इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है वो बहुत बड़ी टीम है और कैंपेनिंग में भी लीगल टीम ही आगे आगे दिखाई देती है, वकला की एक फौज जफर मौज है। तो क्या वजह है कि लीगल टीम जो है वो वक्त के ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले पाती है या ताखीर से पहुंचते हैं, लेट हो जाते हैं? ये कॉन्शियसली है या ऐसी अनकॉन्शियसली है कहिए कि वक्त बुरा चल रहा है इसलिए हो रहा है? आज की जो हियरिंग है उसमें क्योंकि सीनियर वकील मौजूद थे उनके, तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद उन्होंने जेल बना लिया हो कि ये तो सजा हमें होनी है और इसको ठीक है नोट कर लिया जाए, और जो इरेगुलरिटीज हैं, जो प्रोसेस वायलेट हो रहा है, जो प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो जो ये सुकम है इस ट्रायल में, तो इस सुकम की बुनियाद पर ही हम अपील में जाकर इसको सस्पेंड करवा लेंगे और उसके बाद जो है वो मामला चलता रहेगा। तो बजाय ऐसे लग रहा है मुझे, क्योंकि अब 342 की स्टेटमेंट होनी है कल परसों स्टेटमेंट, अगर कल स्टेटमेंट्स होती है, कल ही अदालत कहे कि इस पे फाइनल आर्गूमेंट्स दें,
फाइनल आर्गुमेंट्स जो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील देंगे तब भी, नहीं देंगे तब भी अदालत हक दिफा भी खत्म कर सकती है, और हक दिफा खत्म करके एक दिन का मौका दे और कहे कि ये फैसला हम सुनाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज जो है वो बहरहाल मौजूद है, कोई भी सिचुएशन बन सकती है। लेकिन एक चीज अब जो है वो एक नजर आना शुरू हो गई है कि साइफर के साथ साथ तोशा खाना नैब केस भी जो है वो उसका फैसला 8 फरवरी से पहले जो है वो आने के इम्कान बढ़ गए हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि तासुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के हाँ भी यही है कि ट्रायल का जो फैसला आना है वो तो नविश्ता दीवार है, तो इससे बेहतर ये है कि हम इसको हाई कोर्ट में जाके चैलेंज करें, और यही साइफर केस में भी होता हुआ देख रहा है। अब ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि तोशा खाना फौजदारी केस में भी यही हुआ था। अब उस केस में क्या होना है, उसमें मेरिट तो कभी डिस्कस ही नहीं होने, उसमें तो प्रोसेस वायलेट हुआ, उसमें जो है वो चीजें फुलफिल नहीं हुई और ठीक तरीके से ट्रायल नहीं चलाया गया। ये सारी चीजें आर्टिकल 10A का ख्याल नहीं रखा गया, के दिफा खत्म कर दिया गया। तो वहां पे भी जब भी वो केस टेकअप होना है, तोशा खाना फौजदारी केस जिसमें 5 अगस्त को इमरान खान को सजा हुई थी, तो वो अपील में जाकर वो खत्म हो जाना है, वो मेरिट पे जाने ही नहीं। इसी तरह ये केस जो है हक जिरा भी खत्म, हक दिफा भी खत्म, और सारी चीजें अगर होना शुरू हो जाए तो मेरा ख्याल है ये केस भी फिर इन जो है वो इन बुनियादों पर जो है वो हाई कोर्ट में जाकर खत्म हो सकता है। अगर साइफर केस में भी क्योंकि सरकारी वकीलों ने 9 गवाहों पे जरा की, आज फिर जरा जो है वो की गई, तो उसमें भी मामला जो है वो किसी तरफ भी जा सकता है। तो अब ये देखना है कि अब अदालत फर्दर इस पे क्या करती है। अच्छा, ये क्विकली बताइएगा, ये बुशरा बीबी का कल 342 का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑलरेडी जो बानी चेयरमैन पीटीआई है वो तो जाहिर है साइफर केस पे भी जेल में है, तो अल्टीमेटली आप क्या देख रहे हैं, क्या बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की तरफ भी मामला जा सकता है और इंतखाबात से पहले पहले ये हो सकता है? जी बिल्कुल, बुशरा बीबी अगर जो है वो इसमें साइफर केस में उनको सजा हो जाती है तो फिर जो है वो जो बुशरा बीबी हैं वो गिरफ्तार हो जाएगी। और वो जी बिल्कुल, उनको अगर मतलब जो ये केस है तोशा खाना नैब केस में फैसला आ जाता है, उनको सजा हो जाती है, तो वो वहीं से फिर जो है वो गिरफ्तार हो जाएंगी और उनको फिर अडियाला जेल में ही रखा जाएगा। तो ये तयशुदा चीज है, लेकिन अब देखना है कि अदालत क्या फैसला देती है, क्योंकि जरा का हक खत्म हुआ, आगे चलकर भी चीजें अगर इसी तरह हुई तो फिर तो सजा भी जो है वो होने के इम्कान मौजूद है। अच्छा साकिब साहब, लास्टली एंड क्विकली, साइफर केस ट्रायल में आज क्या डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि 13 गवाहान पर जिरा मुकम्मल कर ली गई है, ये मामला आज उतनी तेजी से आगे क्यों नहीं बढ़ सका? आज जो है वो 9 गवाहों पे पहले जरा हो चुकी थी, 13 पे हो चुकी थी, 12 पे आज होनी थी। वहां पे जो इमरान खान के वकील भी पहुंचे, इन्होंने कहा, तो जज ने कहा कि जो है वो ठीक है, उस पर दरखास्त दी लंबी चौड़ी, उस पर बड़े दलाइल हुए। उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन थी FIA, उन्होंने भी दलाइल दिए, अदालत ने दलाइल सुने, उसके बाद दरखास्त जो है वो इमरान खान की मुस्तरद कर दी, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की। और इसी दौरान अदालत ने ऑर्डर लिखवाया कि इसके जरा जो है अब फर्दर जरा करेंगे सरकारी वकील। तो जहां पे इमरान खान के वकील मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद कहा कि सरकारी वकील जरा करेंगे। और उसके बाद जो अदालत है वो बताया जाता है कि जहां पे कम्युनिटी सेंटर पहले अदालत रखती थी, उससे किसी और जगह अदालत लगा ली गई, और इमरान खान के वकला जो वहां पे सीनियर वकला मौजूद थे, उनको जो है वो जरा का हक नहीं दिया गया, और दूसरी जगह पे जरा जो है वो सरकारी वकील करते रहे। और वो केस भी अब जो है आप ये समझे कि जहां पे सरकारी वकला जरा कर रहे हैं और जो जरा जो है वो कई हफ्ते पर मुहित होनी थी, वो चंद घंटों पर मुहित जो है वो चल रही है। तो उसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, और उस केस में भी 8 फरवरी से पहले फैसला आना जो है वो अब बज़ाहिर लग रहा है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट या किसी भी सुपीरियर कोर्ट से उनको कोई स्टे ऑर्डर ना मिला, तो उसका फैसला जो है वो 8 फरवरी से पहले आने के इम्कान बहुत ज्यादा है। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब आपके वक्त के लिए। आज से सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। 2 इंपॉर्टेंट केसेस है, एक साइफर केस है, दूसरा तोशा खाना नैब केस है, और दोनों केसेस के फैसले बड़ी तेजी से आते हुए दिखाई भी दे रहे हैं और महसूस भी हो रहे हैं। 6 रुकनी लार्जर बेंच जो इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करने जा रहा था, वो बेंच टूट गया है। इसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से समाअत से माजरत की गई, उस वक्त जब जस्टिस जवाद एस खाजा की वकील की जानिब से उन पर एतराज़ उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल से मुतालिक फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलें सुनने वाला बेंच समाअत के वक्त टूटा, और सरदार तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलग करके मामला 3 रुकनी जजेस कमेटी को भेज दिया है। आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर दूसरी बार एतराज़ उठाया गया। इससे कबल 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को कलअदम करार दे दिया था, लेकिन इस फैसले के खिलाफ 17 नवंबर को निगरान वफाकी हुकूमत और वजारत दिफा ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया था। बलूचिस्तान और KP की हुकूमतों ने भी फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज किया था। 21 नवंबर को निगरान हुकूमत पंजाब ने भी फौजी अदालतों में ट्रायल को आइन के खिलाफ करार देने के फैसले को चैलेंज किया था, जिसके बाद फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें सुप्रीम कोर्ट में 13 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी।
इस केस पर इब्तदाई समाअत में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में केस की समाअत की थी और इस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस इरफान सादत खान शामिल थे। इस दिन भी केस की इब्तदा पर ही जस्टिस जवाद ख्वाजा, एतजाज एहसन, लतीफ़ खोसा और सलमान अकरम डाजा समेत नामवर वकला ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर एतराज़ कर दिया था। लतीफ़ खोसा ने जस्टिस सरदार तारिक से मुकालमा करते हुए कहा था कि आपके बेंच पर मौजूद होने पर एतराज़ है। लतीफ़ खोसा ने कहा था कि जस्टिस सरदार तारिक अपने नोट में फौजी अदालतों की दरखास्तों पर राय दे चुके हैं, लेकिन उस वक्त जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एतराज़ात पर बेंच से अलहदा होने से इनकार करते हुए रिमार्क्स दिए कि मैं नहीं होता बेंच से अलग क्या कर लेंगे। वकला जस्टिस जवाद ख्वाजा का फैसला पढ़ लें, ये जज की मर्जी है कि बेंच का हिस्सा रहे या सुनने से माजरत करे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मजीद रिमार्क्स दिए थे कि जवाद ख्वाजा का अपना फैसला है कि केस सुनने से इनकार का फैसला जज की सवाबदीद है, मैं खुद को बेंच से अलग नहीं करता। माजरत, जिसके बाद समाअत हुई और उस बेंच ने फैसला सुनाते हुए 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत के 5 के मुकाबले में 1 की अक्सरियत से यह फैसला आया था। जस्टिस मुसरत हलाली ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था। अब इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करने जा रहा था, लेकिन जब एतराज़ हुआ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बेंच में मौजूदगी पर तो खिलाफ तवक्को पहले तो उन्होंने रिक्यूज़ करने से माजरत की थी, लेकिन अब की बार वो बेंच से अलहदा हो गए हैं और मामला 3 रुकनी कमेटी को भेज दिया गया है। अब 3 रुकनी कमेटी ने दोबारा बेंच की कॉम्पोजिशन करनी है और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ेगा। तब तक ये फैसला हुआ है कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो फैसला कलअदम ही रहेगा, यानी उसके ऊपर स्टे उसी तरह बरकरार रहेगा और सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलता रहेगा। दूसरी जानिब आज ही सुप्रीम कोर्ट में उन सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स को वफाकी तहकीकाती एजेंसी यानी FIA की जानिब से जारी नोटिस पर अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। काजी फायज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और केस के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म दे दिया है। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इस्तफसार किया कि कितने केसेस हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ये 4 दरखास्तें हैं, जिनमें अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और असद तूर दरखास्त गुजार है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि क़य्यूम सिद्दीकी बताए कि केस खुद चलाना है या सदर प्रेस एसोसिएशन दलाइल देंगे, जिस पर अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने कहा कि मैं कुछ हक़ाइक़ सामने रखना चाहता हूँ। काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि कुदरत का निज़ाम देखे कि हमने खुद नोटिस कोर्ट नंबर 2 में लिया, लेकिन मामला 5 रुकनी बेंच के पास खुद नोटिस के इख्तियार के लिए चला गया। 5 रुकनी बेंच ने तय किया कि 184(3) का खुद नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का है। सहाफ़ियों की ही नहीं, जजेस की भी आज़ादी इज़हार राय होती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आपने तो कहा था कि आप इस केस को चलाना नहीं चाहते, जिस पर अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने कहा कि जब मामला जस्टिस एजाजुल एहसन के बेंच में गया था तो कहा था कि केस नहीं चलाना चाहता। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि सहाफ़ियों की शिकायत को देखा ही नहीं गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटाने की बजाय 2021 से सर्द खाने में रख दिया। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी बताया कि तब क्या दरखास्त थी आपकी और अब क्या है। सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने कहा कि मैंने तो कहा था कि अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। जैसे यहाँ मसला रखा, ऐसे ही साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के पास भी जाना चाहा था। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के पास भी जाना तो चाहता था, लेकिन इजाज़त नहीं दी गई। चीफ जस्टिस ने उन्हें टोकते हुए कहा कि साबिक चीफ जस्टिस पर तनकीद नहीं करनी, मौजूदा पर करनी है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि ये शिकायतें समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं होती। दुनिया में जिंदा कौमें माजी की गलतियों से सीखती हैं, जिंदा कौमें माजी से सीखती हैं और हम कहते हैं बस आगे बढ़ो, मट्टी पाओ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि FIA ने भी बस रिपोर्ट दे दी थी कि किस सहाफ़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं चल रही। FIA ने पुरानी कार्रवाइयों पर कोई जवाब नहीं दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि असद तूर से पूछें कि क्या वो लोग पकड़े गए जिन्होंने उन्हें मारा था। इस हवाले से क्या मुकालमा देखने को मिला जस्टिस काजी फायज़ ईसा और सहाफ़ी असद तूर के माबैन, जरा भी आपके सामने रखता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये पिटीशन जो साइन हुई मेरी, इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें विड्रॉ कर रहा हूँ। अदरवाइज आई स्टैंड बाय माय एलिगेशन, आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड आई मेंशन्ड इन माय FIR। हमारा काम छोड़ दीजिए, ठीक है? आप नहीं करना चाहें, आप तशरीफ रख लें, हम काम करवा, हम फिर भी बुनियादी हकूक दिलवा के छोड़ेंगे। हम फिर भी बुनियादी हुकूक दिलवा के छोड़ेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे जस्टिस काजी फायज़ ईसा के। FIA को सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई से रोका गया है और मामला अगली समाअत पर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। और जो बुनियादी हुकूक का मामला है, इसके ऊपर भी जस्टिस काजी फायज़ ईसा से मतीउल्लाह जान ने यह कहा है कि सहाफ़ी अरशद शरीफ के मामले को भी टेकअप करें, जिस पर उस मामले को भी अगली समाअत पर टेकअप करने का इंदिया खुद जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने दे दिया है। ऐसे तूर के मामले को भी टेकअप करने का इंदिया जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने दिया है। तो इस ज़मन में इस हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट समाअत थी और अब देखना यह है कि अगली समाअत पर यह मामला किस तरह आगे बढ़ता है। अभी एक ब्रेक लेंगे,
और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा मतीउल्लाह जान ने क्या कहा था, ज़रा वो आपके सामने रखते हैं कि कोर्ट रूम के अंदर मतीउल्लाह जान ने क्या कहा और उस पर जस्टिस काजी फाजीसा की तरफ से कैसे रिस्पॉन्ड किया गया। There is another very important investigation pending with the government of Pakistan with regard to a very prominent journalist, that is Arshad Sharif, and I think उसके ऊपर भी कोई progress जरूर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जब जो भी केस सुप्रीम कोर्ट में आता है फिर पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन छोड़ देती है। आपने निशानदेही की, अच्छी बात है। मैं जरा फाइल तो देख लूं, हम लोग देख लेंगे क्या तक हुआ है क्या नहीं हुआ है, उसमें मालूम करेंगे। अगर मुझे मैं कोई ऐसा हम लोग इसमें ऑर्डर कर दें जो उसके बरक्स ना हो जाए, नहीं योर लॉर्डशिप के, तो हो सकता है अगली तारीख को उसको हम साथ लगाते हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने मालूमात के इस्तेमाल के तरीके को यकसर तब्दील कर दिया है। इन प्लेटफॉर्म्स पर मवाद के फैलाव की आसानी और रफ्तार ने भी एक परेशान कुन रुझान को जन्म दिया है। इसी वजह से गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे का बेतहाशा फैलाव भी देखने में आ रहा है। इससे पहले कि इनकी हकीकत की जांच पड़ताल की जाए या इनको ख़त्म किया जाए, ये गैर महदूद फैलाव राय आमा को मुतासर करने, सियासी गुफ्तगू की शक्ल देने और यहाँ तक कि जमहूरी अमल को मुतासर करने की सलाहियत रखता है। पाक फ़ौज हमारे दुश्मनों और रियासत मुखालिफ अनासर के लिए एक इंतहाई आसान हदफ रही है। हालिया दिनों में पाक फ़ौज के खिलाफ जाली खबरों और प्रोपेगेंडे में इजाफा हुआ है। पाक फ़ौज एक इदारा नहीं बल्कि एक जज्बा और वफा का नाम है, लेकिन अफसोस के चंद नादान, कम अकल और ख़ुद साख्ता लीडर्स जो दिन रात मुग़्ज़ फ़ौज में मसरूफ़ हैं, हर बार उनका ये प्रोपेगेंडा बुरी तरह बेनकाब हो रहा है। अब भी एक वीडियो जो वायरल है, इस वीडियो में गुलाम शब्बीर नामी शख्स रियासती इदारों के खिलाफ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करता है। प्रोपेगेंडा अकाउंट्स ने गुलाम शब्बीर की वीडियो सोशल मीडिया पर मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए वायरल की। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जब तफ्तीश की तो इस मुतालिक होशरुबा इंकशाफात सामने आए कि गुलाम शब्बीर डीजी खान का रिहायशी है। चंद पैसों के एवज़ मजबूर गुलाम शब्बीर से मखसूस सियासी जमात के कारिंदों ने रियासती इदारों के खिलाफ वीडियो बनवाई और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। गुलाम शब्बीर ने अब एतराफ़ किया है कि उसने पीटीआई से पैसों की लालच में आकर यह बयान दिया और मखसूस सियासी जमात का ये प्रोपेगेंडा बैरूनी ममालिक से रियासती इदारों के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। गुलाम शब्बीर ने एतराफ़ी बयान के साथ साथ रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी पर माफ़ी भी मांगी है। गुलाम शब्बीर की वीडियो मखसूस सियासी जमात के हैंडलर वक़ार खान ने शेयर की, जो कि अमरीका में रिहाइश पजीर है। वक़ार खान मेरीलैंड यूएसए में पीटीआई का सदर भी है और वक़ार खान बाहर बैठकर मुसलसल पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। अब ये सारी चीज़ें तहकीकात के अंदर अनफोल्ड हो रही हैं, जहाँ बाहर बैठे हुए अनासर मुल्क की सैंक्टिटी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वहीं आज भी कुछ ऐसी ट्वीट्स सामने आई हैं जो यकीनन मुल्क के लिए या मुल्क की वक़ार के को मजरू करने के लिए यकीनन एक शाखसाना तो हो सकती हैं, मुल्क की वक़ार की बहाली का उसको एजेंडा नहीं कहा जा सकता है। ख़ास तौर पे सियालकोट के अंदर जो मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक जलसा किया गया, उस जलसे के विजुअल्स को ट्वीट करके एक बाहर बैठे हुए जो यूट्यूबर हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि सियालकोट को 1965 के अंदर ही जो है वो भारत के पास चले जाना चाहिए था। यानी इतना शर्मनाक ये ट्वीट है कि कहते हुए भी शर्म आती है। उसके बाद एक और सहाफ़ी और यूट्यूबर जो इस वक्त बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से भी एक ऐसी ही मुतराज़े ट्वीट की गई जो कम अज़ कम वतन की सैंक्टिटी के लिए नहीं कही जा सकती। सिर्फ इतना ज़रूर कह सकते हैं कि तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। ये मादरे वतन है और मादरे वतन के ऊपर तनकीद करके अगर किसी के कलेजे को ठंडक पड़ती है या ठंड महसूस होती है तो कम अज़ कम वतन के हक़ में या उसको पेट्रियाट नहीं कहा जा सकता है। और ये इंतहाई कंडेमनेबल बात है और यकीनन इसके ऊपर जो तहकीकाती इदारे हैं उनको भी अपनी गिरफ्त सख्त करनी पड़ेगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।